नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे के साथ साप्ताहिक बातचीत में आपका स्वागत है। मैं अपने स्थान पे नहीं हूं, मैं बाहर हूं और मैंने प्रोफेसर साहब को बताया मैं एक अद्भुत जगह है डैनी डेंजोगप्पा, जिनको हम सब लोग देख के बड़े हुए, मेरे अपने का वो रोल अभी भी याद है। ये उनका गांव है, उनका घर है और उन्होंने अपने घर के साथ ही एक रिसोर्ट बनाया है, बहुत ही अद्भुत। उस पर कभी और किसी और दिन चर्चा। प्रोफेसर साहब, शुरू में ही एक चीज अभी जो समझ में आ रही है, ये जी। ब्रिजभूषण शरण सिंह वाला जो मामला था महिला यौन शोषण का, वो उसके दो पक्ष हैं। मुझे ऐसा लगा जहां तक मामले का मामला का कहना है, वो तो शायद अब मैनेज ये कर लिया गया कि वो जो लड़की थी नाबालिग, उसने अपनी वापस ले ली। अब वो चार्जशीट फाइल होगी और लंबा एक मुकदमा चलेगा। जी। वहां पे जो अमित शाह साहब ने उनको बुला के जो भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो डैमेज, एक डैमेज ब्रिजभूषण शरण सिंह का, उनको अगले चुनाव में टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनको ना मिले तो उनके घर में उनके लड़के को मिले। दूसरा डैमेज मोदी जी की जो एक, मैंने हाल के दिनों में, मैं बस आधे मिनट में और बात कह लूं, एक नई चर्चा शुरू हो गई मोदी जी के बारे में। वो कभी कोई ये नहीं कहता था, अब लोग उनकी कह रहे हैं ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और तमाम वो बिल्किस बानो वाला केस की बात कर रहे हैं। और यहां तक संदीप पांडे तो अब कह रहे हैं कि जो इनकी पत्नी का ये पासपोर्ट नहीं बनने देते हैं, और सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं। तो ये सारी बातें अब आ रही हैं कि महिलाओं के बारे में जो एक जनरल वो बना हुआ है कि मोदी जी बहुत ही सम्मान करते हैं, वो भी टूट रहा है। और बीजेपी का चुनावी, आपके हिसाब से प्रोस्पेक्ट्स में कोई असर पड़ेगा जो भी ब्रिजभूषण का एपिसोड हुआ? देखिए, मुझे अगर चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से मानती है कि ये जो पहलवान है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये इसमें से ज्यादातर हरियाणा के हैं, तकरीबन सभी हरियाणा के हैं और जाट समाज से आते हैं। और हरियाणा के जाट पहले दिन से ही भाजपा के खिलाफ हैं। यहाँ तक जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो हरियाणा के जाट जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां के जाटों से कहने के लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, क्योंकि हरियाणा में भाजपा ने जाट बनाम गैर जाट कर दिया है और वो गैर जाटों के वोटों के साथ में सत्ता में आती है, और जरूरत पड़ती है तो किसी जाटों की कई पार्टियां हैं उनके साथ में गठजोड़ कर लेती है। तो चुनावी लिहाज से भाजपा का मानना यह है कि उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो इस पूरे मसले को नजरअंदाज करते रहे, जो कि वो करते रहे हैं लगातार, तो उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके बाद कोई मसला लंबा खिंच जाता है, उसके साथ मीडिया की कई बातें जुड़ जाती हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं और एक तरह से माहौल बनने लगता है उसके खिलाफ। तब वो अपने सामाजिक आधार यानी अपने सामुदायिक आधार से परे भी असर डालने लगता है। तो जब ये होता हुआ दिखा तो भाजपा तेजी के साथ हरकत में आई और उसने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया, और एक तरह की प्रबंधन जो होता है, वो गृह मंत्री भी सक्रिय हो गए, अनुराग ठाकुर पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए, और जिन्होंने आरोप लगाया था उनको किस तरीके से पटाया जाए वो कार्रवाई भी हुई और उसमें वो लोग कामयाब भी हुए। लड़की के बाप ने ये कह दिया कि हमने तो भेदभाव के खिलाफ शिकायत की थी, यौन उत्पीड़न की शिकायत तो थी ही नहीं। तो इस तरह करके उस स्तर पर उन्होंने उसको, वो मानते हैं कि हमने उसको प्रबंधित कर लिया है, हमने इसे मैनेज कर लिया है, अब इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अब ऐसे भी बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है निष्पक्ष लोग, जो मानते हैं कि इस मसले का कुछ ना कुछ असर भारतीय जनता पार्टी के जो स्त्रियों में वोट कांग्रेस से ज्यादा थे उसके ऊपर एक नुकसानदायक असर पड़ सकता है, क्योंकि अंततः स्त्री का प्रश्न, स्त्री की इज्जत का सवाल, ये सब इसके अंदर शामिल है। अब वो कितना असर पड़ेगा ये चीज अभी तक स्पष्ट नहीं है। इससे क्या मोदी सरकार के खिलाफ जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी में कोई इजाफा होगा, कोई बड़ा इजाफा होगा, कोई जबरदस्त स्पाइक आएगा, ये चीज अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो इसके चुनावी फलितार्थ क्या होंगे, इसके बारे में जाहिर है कि भाजपा को इसका फायदा नहीं होने जा रहा है, कोई भाजपा को लाभ नहीं होने जा रहा है, लेकिन नुकसान न्यूनतम भाजपा ने कर लिए हैं, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। जी प्रोफेसर साहब, एक मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे, इसकी 4 पार्टीज जो फाइनल हुआ उसमें 4 पार्टीज थी। महिला पहलवान खुद, ब्रिजभूषण शरण सिंह, अमित शाह एंड कंपनी जो मैनेज कर रही थी, और एक इसमें राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, इन लोग भी उभर के आए। और अब एक जग जाहिर हो रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो मैनेज किया राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने, तो थोड़ा उनका जो उनके बारे में लोगों की राय भी बदली है, और ये माना जाता है कि वो जहां रहते हैं वहां थोड़ा मैनेजमेंट बीजेपी के लिए आसान हो जाता है।
एक तो इस पे आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि महिला पहलवान अभी भी कह रहे हैं कि हम पूरा मुकदमा लड़ेंगे, और वो मुकदमा और नरेश टिकैत दोनों के ऊपर इल्जाम भी लगा है, और मेरे ख्याल से शायद ये वक्तव्य इल्जाम लगाने वाले उनके साथी हैं, उनका वक्तव्य पब्लिक इंडिया के मंच पे ही सामने आया है, जहां तक मैंने देखा, मुझे याद पड़ता है। उनके इल्जाम भी लगा है कि ये लोग कुछ बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं। एक बार अभी पिछले दिनों राकेश टिकैत के साथ गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ था, तो उनके साथ मंच साझा करने का मुझे मौका मिला। तो मंच पे जो वो बोल रहे थे, उससे तो ऐसी छवि उनकी निकल कर नहीं आई। मंच पे वो बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत ही सरकार और उसके रवैये के प्रति वो काफी उनकी आवाज आलोचनात्मक थी। अब और उनकी गतिविधियां कैसे क्या होती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक जमाने में वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी चाहते थे, वो एमपी का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। वो तो अगर ये जो बॉर्डर पर घटना नहीं होती, गाजीपुर बॉर्डर पर हुई घटना नहीं होती, उससे राकेश टिकैत के किरदार में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। लेकिन तब से अब तक गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है और चीजें बदल जाती हैं। किसान आंदोलन अब नेपथ्य में जा चुका है, उसकी कुछ आहटें और उम्मीदें तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वैसा कुछ दोबारा घटित होने की संभावना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल वहां की गहरी जानकारी रखने वाले लोग ही इस बारे में कुछ बयान दे सकते हैं। वरना इसमें यही रहेगा कि आप राकेश टिकैत की आगे से गतिविधियों में बहुत ध्यान रखा जाए, ये निकाल रखा जाए कि आखिरकार इनका मूवमेंट जो है ना, मतलब इनकी सक्रियता का पूरा पैटर्न क्या है, ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो नहीं लोकसभा चुनाव, उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा, उसमें जाकर काफी स्पष्ट हो जाएगा दरअसल ये करना क्या चाहते हैं। तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि बहुत बारीकी से और सफाई और स्पष्टता के साथ बता पाऊं कि दरअसल इनका रवैया क्या है। मेरा अपना एक तजुर्बा जो इनके साथ था, उसमें तो इनका रवैया वही था जो किसान आंदोलन के दौरान देखा गया था। जी, वो मैं दर्शकों को बता दूं, चौधरी हरपाल सिंह साहब हैं जो भारतीय किसान यूनियन असली के अध्यक्ष हैं, और एक लंबे समय तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिला के उस आंदोलन को मजबूती दी थी। एक दूसरा प्रोफेसर साहब, एक नई चीज और हुई, आरएसएस का जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर है, उसके प्रफुल्ल केतकर साहब ने एक आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि द डिफीट was not shocking, we were not surprised, it was shocking but we were not surprised। हम मतलब उनका कहना है कि हम लोगों को उम्मीद थी। और उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और मोदी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है, और ये ओवर डिपेंडेंस अगर रही तो उनके हिसाब से आने वाले समय में बीजेपी को नई टैक्टिक्स रणनीति अपनानी होगी। थोड़ा इस पे भी आपसे समझ लें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये पहली बार ये बात नहीं कह रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से चेतावनी की बातें आती रही हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने बहुत दिन नहीं हुए हैं, तभी उन्होंने कहा था कि भाई बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत ज्यादा है और इससे बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। सरकार के समर्थन में दिया गया वक्तव्य था, लेकिन उसमें सरकार की आलोचना भी निहित थी उसके अंदर। और संघ का काम भी यह है कि वो सरकार को चेताता रहे, वो नहीं चाहता कि सरकार मुगालते में रहे। ये और इस तरह से देखा जाए तो संघ जो है वो सरकार की सेवा ही करता है और उसको बताता है कि भाई आपकी यहाँ गड़बड़ियां हैं, आप उस पर कितना ध्यान दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों और उस संतुलन को कायम रखते हुए आप उसके ऊपर ध्यान दें। अब समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा का जो विकास हुआ है वो एक दिशा में बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। चूंकि उसके बहुत बड़े चुनावी लाभ निकले और अभी तक निकल रहे हैं, तो उस विकास को किसी ने रोका भी नहीं। तो पूरा का पूरा मामला बहुत एक तरफा हो गया है, जिसको वो कहते हैं कि मोदी पर निर्भरता जो है वो बहुत आगे जाकर नुकसान। तो आप वो मोदी पर निर्भरता, आप भाजपा प्रवक्ताओं को सुनिए, जब उनके सामने हम सब लोग ये सवाल उठाते हैं कि मोदी जी के अलावा आपके पास क्या है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास मोदी जी है, हम उन पर निर्भर नहीं होंगे तो किसके ऊपर निर्भर होंगे। जी। तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढलान पर चल रही है, उस ढलान पर रुकना भी उसके लिए मुश्किल है और वापस मुड़ के उस ढलान पर चढ़ना भी उसके लिए मुश्किल है। कोई बड़ा आघात लगे, बड़ी कोई चुनावी पराजय हो, तब तो कोर्स करेक्शन हो सकता है, लेकिन मोदी के संबंध में और तमाम बातों में कोर्स करेक्शन वो कर सकते हैं।
करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई पार्टी सत्ता में लगातार बनी रहती है तो बिना कोर्स करेक्शन के सत्ता में नहीं रह सकती। लेकिन मोदी का किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना है मोदी का, ये सब चीजें, ये सब पहले से भाजपा में एक पैटर्न तय हो गया है। मैं थोड़ा सरलीकृत तरीके से ये बात को कहता हूं कि भाजपा के पास चुनाव जीतने का एक त्रिसूत्रीय फार्मूला है। मोदी जी के भाषण, अमित शाह का प्रबंधन और हिंदू कार्ड। और वो इन तीनों चीजों को, जब मोदी जी के भाषण और अमित शाह का प्रबंधन नहीं चलता, तब वो हिंदू कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। प्रफुल्ल केतकर ने दरअसल यही सब बातें अपने अंदाज में कही हैं, क्योंकि वो पार्टी का वो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, तो उसमें उन्होंने जाहिर है कि विचारधारात्मक तरीके से अपनी चिंताएं जाहिर की होंगी। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है कि मोदी जी के नेतृत्व का भाजपा के साथ जो संबंध है, जो समीकरण है, उस समीकरण को बदल पाना, क्योंकि वो बहुत दूर तक वो लोग पहुंच चुके हैं जी और उन्होंने उसके लाभ देखे हैं बहुत ज्यादा। तो लाभों के मुकाबले जब वो नुकसानों को रख के देखते हैं तो नुकसान उन्हें बहुत कम नजर आते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है केंद्र सरकार का, दिल्ली का चुनाव जीतना। वहां पर जब नुकसान होता हुआ नजर आएगा तब फिर समस्या पैदा होगी। जी रोज आप एक चीज और, ये आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे कह रहे हैं जैसा आया है, और उत्तर प्रदेश को लेके थोड़ा परेशान या मतलब उसकी तकलीफ बढ़ सकती है बीजेपी की। वहां कह रहे हैं अभी एज ऑन डेट वो 40 सीट को क्रॉस नहीं करेगी, और इसको लेके लोगों का एक मुख्य बात ये कहा जा रहा है कि सब लोग डिपेंडेंट है कि मोदी जी का नाम है, टिकट मिल जाएगा भाजपा का, जीत जाएंगे। और उस लिहाज से ये लग रहा है कि बहुत से लोगों के टिकट कटेंगे भी। तो क्योंकि यूपी बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है, उधर अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई अभी तक तैयारी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा यूपी के बारे में भी एक टिप्पणी करना। देखिए, ये फिर से मैं कहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से चेतावनी की आवाज है। लेकिन अगर जो चुनावी संभावनाओं का विश्लेषण हम लोग जो करते हैं और जिस लहजे के हम लोग आदी हैं, जिस तरीके के हम लोग आदी हैं, अगर उसको हम लोग फिर से इस्तेमाल करें तो मुझे इस बार लगता है कि लोकसभा चुनावों में मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में पहले की तरह नहीं होगा। और अगर पहले की तरह नहीं होगा तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत होगी। आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें 40 सीटें जीतते हुए लगती है तो चुनाव आते आते ये संख्या बढ़ के 60 हो सकती है। जी। और अगर वो ऐसा होगा तो पहले ऐसे ही नतीजा हो जाएगा। अगर ये संख्या 20-25 होती, अगर वो कहते हैं कि भाई आप 20-25 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेंगे, तब दूसरे तरीके से सोचा जाता। लेकिन अगर वो 40 सीटें जीतने के बारे में कह रहे हैं और इसका मतलब ये है कि बाकी सीटों पर दूसरे नंबर पर रहेंगे, बहुत जगह नजदीक उस स्थिति में रहेंगे, तो ये चिंताजनक बात उनके लिए है। लेकिन इतनी चिंताजनक भी नहीं है जिससे उनके अंदर बहुत बेचैनियां पैदा हों और वो अपनी बुनियादी रणनीति में कोई संशोधन करने के बारे में सोचें। अखिलेश और कांग्रेस के बीच में रिश्ता क्या होगा, ये विपक्षी राजनीति का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल अभी कहीं से भी हल होते हुए नहीं दिख रहा है। जी। जब तक ये प्रश्न हल नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव में मुसलमान वोट एक ठिकाने पर नहीं पड़ेंगे। वो कुछ छुटपुट मायावती जहां मुसलमान उम्मीदवार खड़ी करेंगी, जो बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी करती हैं, वहां भी मिलेगा, मुसलमान वोट जाएगा। कांग्रेस के मुसलमानों में नए सिरे से हमदर्दी पैदा हुई है, प्रेम पैदा हुआ है, उधर भी मुसलमानों का वोट खिसकेगा। और समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों की पुरानी पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो कुछ न वो भी अपना वोट लेगी। तो इसका तो सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। मैं प्रो साहब, मुझे जैसा मैं यूपी अभी देख रहा हूं, मेरे हिसाब से एज ऑन डेट केवल एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और उसकी कुछ 10 सीटें आते हुए भी मुश्किल लग रहा है मुझे। और कोई पार्टी तो चैलेंज करती हुई बीजेपी को दिखाई नहीं दे रही। वो केवल, मुझे ऐसा लगता है अभी से लेके 12 महीने में जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें केवल समाजवादी पार्टी इस स्थिति में है कि वो चैलेंज कर सके। वो अपनी पुरानी 5 सीटें भी रिटेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये मुश्किल है। तो मैं तो इससे उलट कहूंगा, आज की तारीख में, अब वो सर्वे जो भी कह रहा हो, अगर मेरा विश्लेषण कहें तो मैं तो ये कहूंगा कि आज वो 70 के ऊपर सीटें बीजेपी की आती हुई दिख रही हैं। क्योंकि नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि 60 सीटें तो बीजेपी जीत सकती है आसानी के साथ। जी।
अब एक दो चीजें ऐसी हो रही हैं, क्योंकि इधर क्या हुआ है कि एक विपक्षी एकता का भी एक मामला चल रहा है, कांग्रेस भी थोड़ी मजबूत हो रही है। कर्नाटका के इलेक्शन के बाद कुछ उसी तरह का हुआ है कि जैसे नीतीश कुमार जब छोड़ के एनडीए आए थे तो सब ऑपोजिशन बहुत एक नई जान आ गई थी। दिक्कत शुरू हो गई दो स्टेट में, एक हरियाणा में और एक महाराष्ट्र में। दोनों जगह बीजेपी सारी सीट पे लड़ने की बात कर रही है। यहाँ जेजेपी कह रही है हरियाणा में हम 10 सीट पे लड़ेंगे, वहां उन्होंने 48 सीट के ऑब्जर्वर बीजेपी ने अपॉइंट कर दिए हैं। शिंदे कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 22 सीट चाहिए। जो ये एक रंबलिंग आपको कहीं ना कहीं दिखती है कि वो खींचतान शुरू हो गई। ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो समझौते हैं, जो महाराष्ट्र में समझौता हुआ है और जो हरियाणा में समझौता हुआ है, ये राज्य की राजनीति के लिए किया गया समझौता है। ये समझौता लोकसभा की राजनीति के लिए नहीं है। दोनों जगहों पर लोकसभा की राजनीति के लिए नए सिरे से समझौता करना पड़ेगा, नए सिरे से उन लोगों को बैठना पड़ेगा, नए सिरे से उन लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो छोटी पार्टी होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वहां पर शिंदे की पार्टी है, तो वो तो जैसे ही चुनाव नजदीक आता है वैसे ही अपनी क्षमता से अधिक दावेदारी शुरू कर देती है। तरीका ये है छोटी पार्टी का। अगर वो 10 सीटें जीतने की क्षमता होगी तो फौरन कहेगी हमको 25 टिकट चाहिए जी। तो ये तो हमेशा ही होता है, तो ये अभी होगा। इसके बाद में ये लोग चूंकि सरकार है, साथ राज्य स्तर पर चलानी है, तो रहेंगे साथ ही साथ में, और फिर कुछ बीच का रास्ता निकाल लेंगे ये लोग। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा होगा कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। अंततः उन लोगों को राज्य में सरकार चलानी है और लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। ये पेशबंदी इसलिए हो रही है ताकि हिस्सा जो है थोड़ा बढ़ाया जा सके, और इसलिए ये अगर नहीं होती पेशबंदी तो ताज्जुब की बात होती जी। मैं एक चीज ब्रो साहब और देख रहा हूं, 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई गई है, और उसमें नीतीश जी ने जो एक कहा है कि भाई हर पार्टी के चीफ जो हो, मतलब जो भी अध्यक्ष हो, या उन्हीं लोग आए, अपने प्रतिनिधि ना भेजें। क्योंकि जो ममता बनर्जी जी या अखिलेश यादव जी या केजरीवाल साहब, ये सब लोग प्रतिनिधि भेजते थे। इस बार थोड़ा मुझे लगता है चीजें ज्यादा साफ होंगी। एक दूसरा एक चीज मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा, ये पहली बार हो रहा है जब वो कह रहे हैं कि 14 विपक्षी पार्टी ने हाँ कर दी या 15 ने, और राहुल गांधी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी को इतनी इंपॉर्टेंस मिलते हुए मैं पहली बार इस तरह की मीटिंग में देख रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी को तो महत्व मिलेगा ही। अगर किसी नेता का महत्व पिछले दिनों बढ़ा है सारे देश के पैमाने पर, पिछले आप कहेंगे करीबन 1 साल के दौरान अगर महत्व बढ़ा है, तो राहुल गांधी का महत्व बढ़ा है। बाकी कई नेताओं ने अपना जो महत्व था उसको कायम रखा है। मोदी ने अपना महत्व कायम रखा है, अरविंद केजरीवाल ने अपना महत्व कायम रखा है, जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने अपना महत्व कायम रखा है। लेकिन किसी की अहमियत में अगर इजाफा हुआ है तो राहुल गांधी की अहमियत में इजाफा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर कांग्रेस ने 2 चुनाव जीते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राहुल गांधी को महत्व मिल रहा है, जिसमें हम लोगों को कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर महत्व नहीं मिलता तो हम लोगों को ताज्जुब होता कि भाई राहुल गांधी को महत्व क्यों नहीं मिल रहा है, उनको महत्व मिलना ही चाहिए। तो ये 3 चुनाव से पहले हो रही है, चुनाव के बाद 4 चुनाव से पहले हो रही है। अगर चुनाव के बाद तो मैं समझता हूं जब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन अगर किया, जो मेरे ख्याल से कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन, तो राहुल गांधी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। नहीं प्रो साहब, मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं, कांग्रेस के लिए भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वो जीते। अगर वो हारती है तो मुझे नहीं लगता है फिर 2024 में वो कोई चैलेंज कर पाएगी। देखिए अगर छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हारती है तो इससे ये होगा कि भाई राजस्थान में हारने का, दोनों जगह हारने पे आला कमान के दरवाजे पे भी ठीकरा फूटेगा, क्योंकि आप वहां पे एकता नहीं कर पाए, आप इसलिए चुनाव हार रहे। और अगर वहां जीतती है तो पता लगा आप एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना जानते हैं। भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का कई बार मुकाबला करके दिखाती है, ममता बनर्जी ने मुकाबला करके दिखाया, तो वो ये भी आपको साबित करना होता है। उसके बाद में आप आइए मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ इतनी नाराजगी है, और चौहान की सरकार, ऐसी बात नहीं कि जनता में उसके लोकप्रियता की बयार बह रही हो, वो भी संकटों के शिकार है। कुछ आला कमान और भाजपा की तरफ से भी अनिश्चितता वहां पे है, और भाजपा के अंदर गुटबाजी भी बहुत है। ऐसी स्थिति में अगर आप मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं जीत पाते हैं
तब फिर आप लोकसभा चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ तो कांग्रेस के पास चुनाव हारने का कोई ऑप्शन नहीं है, उनको चुनाव जीतना ही जीतना है, क्योंकि अभी 4 चुनाव हैं लोकसभा। तेलंगाना के चुनाव में उन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। ऐसी बात भी नहीं कि तेलंगाना का चुनाव आप आसानी से गुजरात में जैसा आपने किया था उस तरीके से आप हार के निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आप कोई चुनाव गुजरात के तरीके से नहीं लड़ सकते, आपको पूरा बाकायदा जम के प्रदर्शन करना होगा और अच्छे नतीजे निकालने होंगे। तो कांग्रेस को तो जीतना ही जीतना है सब जगह, कोई इसमें उनके पास कोई मौका नहीं है, और वो ऐसी स्थिति में है, मतलब वो धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति में आ गए हैं। जनता की तरफ से भी उनको संदेश मिल रहे हैं कि भाई जनता में उनके प्रति हमदर्दी और पसंदगी बढ़ रही है। जी जी, मैं एक चलते चलते एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो इंडियन मीडिया में बहुत रिपोर्ट नहीं किया गया। कल मेरे यहाँ डॉक्टर राकेश पाठक ने एक स्टोरी की, राहुल गांधी व्हाइट हाउस भी गए थे और वहां के कुछ उन्होंने उच्च अधिकारियों से भेंट की थी। मानी हुई बात है कि ये द्विपक्षीय रही होगी, बुलाया गया होगा या इन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा, जो भी उसका डिटेल, लेकिन इनको व्हाइट हाउस ने भी टाइम दिया इसको, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती, बाइडेन जी का शुरू में एक खिंचे हुए रहना और अब मोदी जी को बुलाना, थोड़ा सा इस पे भी अगर कुछ आप बता सकें। देखिए मेरा तो मानना यह है कि जो मौजूदा सरकार है भारत की और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, कोई भी अमेरिकी नेतृत्व उससे अपने आप को फ्रंट नहीं रख सकता। अब जिस तरीके से वहां पे व्हाइट हाउस के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की जो भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा की गई है, जिसको पूरा भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या प्रोपेगेंडे के तौर पर कर रही है। देखिए भाजपा फील गुड नैरेटिव लगातार चलाती रहती है, हर सरकार चलाती है अपने पक्ष में, भाजपा उसमें और भी ज्यादा उसने महारत हासिल कर रखी है। और व्हाइट हाउस में जो कहा गया उसको लेकर तो टीवी में बाकायदा कार्यक्रम हुए, मुझे खुद भी कई कार्यक्रमों में निमंत्रण मिला, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मैं इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी को आप विदेश नीति की सफलता डिक्लेयर करते हैं। व्हाइट हाउस में एक व्यक्ति ने कह दिया उससे आप भारत की बल्ले बल्ले हो गई, इस प्रकार की बात करने, आलोचना का स्वर अख्तियार न करें। आप सोचिए कितना अजीब सा है। अखबार में खबर छपती है कि मोदी जी जब अमेरिका जाएंगे तो तेजस के लिए, यानी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए वहां जाकर इंजन खरीदेंगे। मैं 80 के दशक की शुरुआत में दिल्ली आया था पत्रकारिता करने के लिए, तब से सुन रहा हूं कि तेजस लाइट कॉम्बैट LCA बन रहा है, तब से सुन रहा हूं, और आज तक भारत जो है उसका इंजन नहीं बना पाया है। अब मोदी जाके अमेरिका से तेजस के लिए इंजन खरीदेंगे। इसी तरह मेन बैटल टैंक है, MBT है, उसका भी इंजन नहीं बन पाया है। तो आप केवल आज तक डिफेंस प्रोडक्शन के नाम पर हवाई जहाज की अपने प्लेन की केवल बॉडी ही बनाने की क्षमता पैदा कर पाए हैं, और लगातार इस बात को भी इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो मीडिया की मदद से एक ऐसा फील गुड नैरेटिव चलाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं गया इस तरीके से। अपनी खामियों को भी, अपनी विफलताओं को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है, और मीडिया पूरी तरह सरकार के साथ जुड़ा हुआ है इस काम को करना। जी, मैं चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में अंतिम प्रश्न, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके बारे में, राहुल गांधी ने जाके पूरी दुनिया के लोकतंत्र की बात कही। हम सब लोगों को, आप, मैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, कश्मीर में कभी लोकतंत्र कब वापस होगी बहाली? भाई कश्मीर बहुत इंतजार कर रहा है कश्मीर। नहीं, उनको तो जल्दी से जल्दी, देखिए अब तो भाजपा के समर्थकों ने भी कहना बात शुरू कर दी है, उनकी तरफ से भी आवाजें आने लगी हैं कि भाई आप कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और आप चुनाव करवाइए, और अगर आप इन कामों को नहीं करवा पाते हैं तो वो जो पूरा अमित शाह ने धारा 370 वाला परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन की, वो धीरे धीरे परिवर्तन पुराना होता चला जाएगा और लोग उसमें भूलते चले जाएंगे। मुझे तो क्या लगता है, मैं तो और भी थोड़ा इस पूरे मसले को शक की निगाह से देखता हूँ। मुझे लगता है कि कश्मीर में आगे कुछ दिनों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसके बाद फिर सरकार एक नए किस्म का तर्क विकसित करेगी, एक किसी किस्म की कोई फौजी कार्रवाई का या कोई इस तरह की सुरक्षात्मक कार्रवाई का तर्क विकसित करेगी, जाकर लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उठा पाए। जी जी, नहीं, क्योंकि इसकी बहुत संभावना है। हालांकि सतपाल मलिक ने उसको एक तरह से प्रीएम्प्ट कर दिया है पुलवामा और उसकी बात कह के, तो मतलब लोगों के लिए जरा पचाना थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।